दोस्तों, इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल है। लेकिन इंडिया में पानी यानी वाटर बेचना, एक ऐसे देश में जहां पानी पिलाना पुण्य माना जाता है, जहां प्याऊ लगाए जाते हैं, वहां प्लास्टिक की बोतल में पानी बेचना और उससे 20,000 करोड़ का एम्पायर बना देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस आदमी ने ये किया, उसने सिर्फ पानी नहीं बेचा, उसने हमें थम्स अप दिया, जो आज भी इंडिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है, कोक और पेप्सी से बड़ा। उसने हमें माज़ा दिया, जिसने मैंगो ड्रिंक का मतलब बदल दिया। उसने हमें लिम्का दिया। उनका नाम है रमेश चौहान। लोग उन्हें फादर ऑफ इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं। लेकिन उनकी कहानी जीत से ज़्यादा सर्वाइवल की है। कैसे उन्होंने ग्लोबल जायंट्स कोको कोला और पेप्सी से जंग लड़ी, कैसे उन्हें मजबूर होकर अपना बनाया हुआ एम्पायर बेचना पड़ा, और कैसे उन्होंने राख से उठकर एक नया एम्पायर बिस्लेरी खड़ा किया। आज हम रमेश चौहान की जिंदगी का मार्केटिंग और प्रोडक्ट डीएनए टेस्ट करेंगे। हम समझेंगे कि थम्स अप में वो कौन सा मसाला है जो पेप्सी कॉपी नहीं कर पाया। हम समझेंगे कि बिस्लेरी ने सील ऑफ ट्रस्ट कैसे बनाया। अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग सिर्फ एड्स चलाना है, तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाना है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पार्ले लेगेसी 1960s। रमेश चौहान का जन्म पार्ले फैमिली में हुआ। उनके पिता जयंतीलाल चौहान ने 1929 में पार्ले शुरू किया था, कन्फेक्शनरी। पार्ले जी बिस्किट उन्हीं की देन थी। लेकिन फैमिली में बंटवारा हुआ। बिस्किट्स पार्ले प्रोडक्ट्स अलग हो गए। सॉफ्ट ड्रिंक्स पार्ले एग्रो एक्सपोर्ट्स रमेश चौहान के हिस्से में आया। 1960s में रमेश चौहान ने MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की। जब वो इंडिया वापस आए तो मार्केट में सिर्फ एक राजा था, कोको कोला। कोक की मोनोपोली थी। रमेश चौहान के पास छोटे ब्रांड्स थे, गोल्ड स्पॉट। वो कोक से लड़ नहीं सकते थे। लेकिन 1977 में इतिहास बदल गया। चैप्टर 2, द ग्रेट एक्सपल्शन 1977। 1977 में इंडिया में इमरजेंसी खत्म हुई। नई सरकार आई। मुरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। उन्होंने कोको कोला से कहा, अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो अपनी सीक्रेट फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करो और अपनी इक्विटी यानी ओनरशिप कम करो। कोको कोला ने कहा, हम फॉर्मूला किसी को नहीं देते, हम इंडिया छोड़ देंगे। और कोक चला गया। रातों रात इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट खाली हो गया। लोग परेशान थे, अब हम क्या पिएंगे। रमेश चौहान ने इस वैक्यूम को देखा। उन्होंने अपने केमिस्ट्स को बुलाया, कहा, मुझे कोला ड्रिंक चाहिए, अभी तुरंत। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया। कोक मीठा था। रमेश चौहान ने उसमें स्पाइसेस मसाले डाले, सिनेमन, दालचीनी, नटमेग, जायफल और बीटल नट सुपारी के नोट्स डाले। उन्होंने उसे स्ट्रॉन्ग और फिजी बनाया। क्यों? क्योंकि इंडियंस को स्पाइसी खाना पसंद है। उन्हें गले में लगने वाला सोडा चाहिए। नाम रखा थम्स अप। लोगो एक हाथ का अंगूठा, थम्स अप जेस्चर। शुरू में लोगों ने कहा ये तो तीखा है, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस को इस स्ट्रॉन्ग टेस्ट की आदत पड़ गई। थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट ने मार्केट पर 100% कब्जा कर लिया। चैप्टर 3, द पेप्सी अटैक 1980s। 10 साल तक रमेश चौहान किंग थे। लेकिन 1989-90 में पेप्सी ने इंडिया में एंट्री मारी। पेप्सी पंजाब एग्रो के साथ पार्टनर बनकर आया। पेप्सी के पास अनलिमिटेड पैसा था। माइकल जैक्सन उनका ब्रांड एम्बेसडर था। रमेश चौहान डर गए। उनके पास मार्केटिंग बजट कम था, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला मार्केटिंग की। पेप्सी का ऐड था, यही है राइट चॉइस बेबी, यानी स्वीट यंग। थम्स अप ने ऐड बनाया, टेस्ट द थंडर, यानी माचो स्ट्रॉन्ग। उन्होंने सलमान खान और बाद में अक्षय कुमार को लिया। मैसेज क्लियर था, बच्चे पेप्सी पीते हैं, मर्द थम्स अप पीते हैं। रमेश चौहान ने अपने प्रक्स यानी लॉजिस्टिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि पेप्सी गांव तक पहुंच ही नहीं पाया। पेप्सी ने करोड़ों खर्च किए, लेकिन थम्स अप को हरा नहीं पाया। चैप्टर 4, द कोको कोला रिटर्न एंड द सरेंडर 1993। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी खुली। 1993 में कोको कोला वापस आ गया। इस बार कोक गुस्से में था। वो अपना मार्केट वापस चाहता था। रमेश चौहान अब थक चुके थे। एक तरफ पेप्सी, दूसरी तरफ कोक। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दोनों से लड़ सकें। उनकी बेटी शौना और अलीशा अभी छोटी थीं। कोई सक्सेसर नहीं था। रमेश चौहान ने एक पेनफुल डिसीजन लिया। उन्होंने कोको कोला के साथ डील की। उन्होंने अपने सारे ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, माज़ा, कोक को बेच दिए। डील वैल्यू $60 मिलियन, यानी करीब 190 करोड़ रुपए उस वक्त।
लोगों ने कहा रमेश चौहान ने इंडिया के जूल्स बेच दिए। कोको कोला का प्लान था कि वो थम्स अप को खरीद कर बंद कर देगा ताकि लोग कोक पिएं। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। कोको कोला ने थम्स अप की मार्केटिंग बंद कर दी, प्रोडक्शन कम कर दिया, लेकिन लोग दुकान पर जाकर कहते थे कोक नहीं, थम्स अप दो। थम्स अप मरने से मना कर दिया। मजबूरी में कोको कोला को थम्स अप वापस शुरू करना पड़ा। आज भी कोको कोला कंपनी इंडिया में कोक से ज्यादा थम्स अप बेचती है। ये रमेश चौहान के प्रोडक्ट की ताकत थी। चैप्टर 5 द वाटर पिवट, बाइंग बिस्लेरी। अपना एम्पायर बेचने के बाद रमेश चौहान के पास पैसा था $60 मिलियन, लेकिन कोई धंधा नहीं था। उनका नॉन कम्पीट क्लॉज था कि आप अगले 10 साल तक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बना सकते। तो उन्होंने सोचा, लोग क्या पिएंगे? पानी। उस वक्त 1990s में इंडिया में बॉटल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग घर से बॉटल लाते थे या नल का यानी टैप का पानी पीते थे। ट्रेन में सफ़र करते वक्त लोग सुराही का पानी पीते थे। रमेश चौहान ने एक छोटी सी इटालियन कंपनी खरीदी थी 1969 में, बिस्लेरी। ये कंपनी फेलिसे बिस्लेरी ने बनाई थी। जब रमेश ने इसे खरीदा था सिर्फ 4 लाख रुपए में, तब ये कंपनी सिर्फ 5 स्टार होटल्स में ग्लास बॉटल में पानी बेचती थी। ये लॉस मेकिंग थी। रमेश चौहान ने सोचा, मैं इसे मास मार्केट बनाऊंगा। उन्होंने पीवीसी बॉटल इंट्रोड्यूस की। उन्होंने 5 रुपए और 10 रुपए की बॉटल्स लॉन्च की। लोगों ने मजाक उड़ाया, इंडिया में पानी कौन खरीदेगा? रमेश चौहान ने देखा कि रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर साफ पानी नहीं मिलता। उन्होंने अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां लगा दिया। उन्होंने सील पर फोकस किया। एड कैंपेन, सील टूटा तो बिस्लेरी नहीं, सेफ्टी गारंटी। धीरे धीरे लोगों की आदत बदल गई। शादियों में, मीटिंग्स में, ट्रैवल में बिस्लेरी स्टेटस सिंबल बन गया, फिर नेसेसिटी बन गया। रमेश चौहान ने पानी को प्रोडक्ट बना दिया। चैप्टर 6 द कलर स्ट्रैटेजी, ग्रीन वर्सेस ब्लू। मार्केट में नए प्लेयर्स आए, एक्वाफिना, पेप्सी और किनले, कोक। सबकी बॉटल का ढक्कन यानी कैप ब्लू था। रमेश चौहान ने कहा, मैं अलग दिखूंगा। उन्होंने बिस्लेरी का रंग बदलकर ग्रीन कर दिया, एक्वा ग्रीन। उन्होंने ऐड चलाया, हर पानी की बॉटल बिस्लेरी नहीं होती। उन्होंने लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि अगर बॉटल ग्रीन है तभी वो बिस्लेरी है। उन्होंने ऊंट वाला ऐड बनाया, बिस्लेरी इज प्योर। आज बिस्लेरी का मार्केट शेयर 60% है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। किनले और एक्वाफिना के पास ग्लोबल मनी है, लेकिन बिस्लेरी के पास ट्रस्ट है। चैप्टर 7 द डिस्ट्रीब्यूशन मशीन। बिस्लेरी की असली ताकत उसकी लॉजिस्टिक्स है। पानी भारी यानी हैवी होता है और सस्ता होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप मुंबई में पानी बनाकर दिल्ली बेचेंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा पानी से ज्यादा होगा। रमेश चौहान ने डिसेंट्रलाइजेशन किया। उन्होंने पूरे इंडिया में 135 प्लांट्स लगाए। हर 50-100 किलोमीटर पर एक बॉटलिंग प्लांट। पानी लोकल सोर्स से लो, प्योरीफाई करो, पैक करो और वहीं बेचो। इससे उनकी कॉस्ट कंपेटिटर्स से बहुत कम हो गई। उन्होंने अपने ट्रक्स खुद खरीदे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बचे। चैप्टर 8 द फेल्ड सक्सेशन, टाटा डील। 2022 में रमेश चौहान 82 साल के हो गए थे। उनकी बेटी जयंती चौहान बिजनेस में इन्वॉल्व थी, लेकिन कहा जा रहा था कि वो इतना बड़ा एम्पायर अकेले नहीं चलाना चाहती। रमेश चौहान ने सोचा, मैं बिस्लेरी को किसी अच्छे हाथ में दे देता हूं। उन्होंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ बात की। डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, 7,000 करोड़ रुपीस। रतन टाटा और एन चंद्रशेखरन पर उन्हें भरोसा था। न्यूज़ हर जगह थी, टाटा टू बाय बिस्लेरी। लेकिन अचानक डील कैंसिल हो गई। क्यों? जयंती चौहान ने कहा, मैं इसे चलाऊंगी, मैं इसे नहीं बेचना चाहती। एक बेटी ने अपने पिता की लेगेसी बचाने का फैसला किया। रमेश चौहान ने डील वापस ले ली। अब जयंती चौहान सीईओ हैं और कंपनी को प्रीमियम वाटर, वेदिका और फिजी ड्रिंक्स बिस्लेरी लिमोनाटा में ले जा रही हैं। वो वापस कोक और पेप्सी से लड़ने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 9 द कमबैक, कैंपा कोला। रमेश चौहान का सॉफ्ट ड्रिंक बैन 2004 में खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च नहीं किया था। अब मार्केट बदल रहा है। मुकेश अंबानी, रिलायंस ने कैंपा कोला को खरीद लिया है और कोक और पेप्सी को टक्कर दे रहे हैं। रमेश चौहान भी चुप नहीं है। बिस्लेरी ने स्पाइसी, फॉन्जो और लिमोनाटा लॉन्च किया है।
वो वापस उसी मार्केट में घुस रहे हैं जो उन्होंने 1993 में छोड़ा था। सर्कल पूरा हो रहा है। कंक्लूजन, द चौहान एल्गोरिदम। तो दोस्तों, इस 120 मिनट के डीप डाइव से हमें क्या सीखने को मिलता है? द बिस्लेरी एल्गोरिदम। 1. क्रिएट अ कैटेगरी। जब कोला नहीं था, थम्स अप बनाया। जब बॉटल्ड वाटर नहीं था, बिस्लेरी बनाया। डोंट compete, क्रिएट। 2. टेस्ट इज कल्चर। थम्स अप इसलिए जीता क्योंकि उसने इंडियन पैलेट, मसाला को समझा। ग्लोबल टेस्ट हर जगह नहीं चलता। 3. लॉजिस्टिक्स इज किंग। कम मार्जिन वाले बिजनेस में सिर्फ वही जीतता है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचा सके। 135 प्लांट्स लगाना ही असली स्ट्रैटेजी थी। 4. ब्रांड जेनेरिसाइजेशन। जब आपका ब्रांड प्रोडक्ट का नाम बन जाए, जेरोक्स, कोलगेट, बिस्लेरी, तो आप मोनोपोली बन जाते हैं। भैया एक बिस्लेरी देना, चाहे कोई भी पानी हो। 5. नो व्हेन टू फोल्ड। 1993 में कोक को बेचना शायद इमोशनल गलती थी, लेकिन फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक था। उस पैसे ने ही बिस्लेरी को खड़ा किया। रमेश चौहान ने हमें सिखाया कि पानी भी सोना बन सकता है, अगर नीयत साफ हो और बॉटल हरी हो। उन्होंने हमारी प्यास बुझाई और बदले में एक एम्पायर बनाया। आज जब आप 20 रुपए की बॉटल खरीदते हैं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ पानी नहीं, रमेश चौहान का विजन खरीद रहे हैं। ये थी बिस्लेरी की एपिक सागा, थर्स्ट क्वेंचिंग, इंस्पायरिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम ग्रांधी मल्लिकार्जुन राव यानी जीएमआर, दिल्ली एयरपोर्ट बिल्डर की बात करें, या डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल्स की? अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें। हर पानी की बॉटल बिस्लेरी नहीं होती। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।